Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 4 Process to Compel Appearance and Production of Things. Let's quickly go through synopsis first. In this we are going to cover two chapters of Criminal Procedure Code, that is chapter number 6 and chapter number 7. 6 talks about process to compel appearance of person, while 7 talks about things. In 6, we are going to see summons for appearance section 61 to 69, warrants 70 to 81, proclamation and attachment 82, other rules regarding processes 83 to 90. Chapter 7, summon procedure 91, 92, search warrants 93, general provisions 94 and miscellaneous 95 to 99. So let's get started. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोड का कि फ्री ट्रायल इंश्योर करना कि जो अक्यूज्ड है उसको फ्री ट्रायल मिले. उसके बाद ट्रायल प्रॉपरली कंडक्ट हो, अक्यूज्ड को प्रॉपर इंसाफ मिले, वो गिल्टी है या इनोसेंट है ये ढूंढते टाइम पे अगर अक्यूज खुद उस ट्रायल में प्रेजेंट रहेगा तो वो खुद को प्रॉपरली डिफेंड कर पाएगा. इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब ट्रायल चल रहा है तो अक्यूज्ड वहाँ प्रेजेंट रहे. अब किसी भी पर्सन को प्रेजेंट करने के लिए या किसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करने के लिए या तो समन इशू होता है या तो वारंट इशू होता है. There are many types of warrant. Chapter 6 61 to 90 section बात करते हैं compel appearance and law relating to procuring presence of accused. Accused को present करना जब trial चल रहा है in the court, that is covered by section number 61 to 90. Summon 61 to 69, warrant 70 to 81, proclamation 82, attachment of property 83 to 86, and lastly execution of bonds 87 to 90. Summon. What is summon? कोर्ट ने किसी इंसान को बुलाना और बोलना कि मेरे सामने आओ, that is summon. Issued by court. Summon is issued by court calling upon a person to appear before it. कोर्ट क्या इशू कर रहा है? कोर्ट इंसान को बोल रहा है तुम मेरे सामने आओ, appear before the court in the proceeding. It is a authoritative call. अथॉरिटी ने बुलाया है. Asking someone to present in the court. Asking someone to remain present in the court to answer particular charge. Form of summon. किसी भी summon को valid होने के लिए उसको कुछ requirements fulfill करने पड़ते. It should always be in writing. It must be in duplicate. Signed by the residing officer of the court. Must specify the offense alleged. कि मतलब क्या offense हुआ है उसमें specified होना चाहिए. उसमें डेट, प्लेस एंड टाइप मेंशन रहेगा कि कब अक्यूज्ड को कोर्ट के सामने अपीयर होना है बिफोर द कोर्ट, एंड इट मस्ट बी सील्ड बाय द कोर्ट. मोड्स ऑफ इशूइंग समन. अब किसी पर्सन को अगर समन इशू हो रहा है तो इट विल बी सर्व्ड बाय पुलिस ऑफिसर, बट अगर किसी कॉरपोरेट बॉडी या सोसाइटी को हो रहा है तो वहाँ के सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर को वो या वहाँ का जो चीफ ऑफिसर है उनको इशू करते हैं. जब जिस पर्सन को समन कर रहा है वो नहीं मिल रहा है तो इट विल बी सर्व्ड बाय लिविंग वन डुप्लीकेट फॉर हिम विथ सम अडल्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली. कि उसकी फैमिली का जो भी अडल्ट मेल मेंबर है उसको सबमिट कर देंगे, एंड दैट डज नॉट इंक्लूड सर्वेंट. सर्वेंट इज एन एक्सेप्शन. समन टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स सेक्शन 65. समन डुप्लीकेट फॉर्म में जाएगा टू द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच पर्सन इज एम्प्लॉयड. कि जहाँ पे भी वो गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयड है वहाँ के ऑफिस में जो भी हेड रहेगा वहाँ उसका डुप्लीकेट कॉपी जाएगा. फिर सच हेड विल कॉज द समन टू बी सर्व टू एम्प्लॉय. फिर वहाँ से वो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय तक पहुँचाया जाएगा. सेक्शन 68 सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट. अब जहाँ पे कंट्रोल है मैजिस्ट्रेट का उस लोकल लिमिट या उस जुरिस्डिक्शन के बाहर किसी को समन भेजना है तो समन शैल बी सेंड इन डुप्लीकेट टू मैजिस्ट्रेट विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन द पर्सन समन रिसाइड. तो जहाँ का वो पर्सन है वहाँ के मैजिस्ट्रेट को हम उसका कॉपी भेज देंगे. समन्स टू विटनेस सेक्शन 69. Summon to witness to be served by RPAD to the place where he resides or carries on business. कहाँ पे सबमिट करना है? जहाँ वो रहता है या जहाँ उसका बिजनेस चलता है for personal gain. Acknowledgement to be signed by the witness. Disobedience. Non-compliance with summons issued by a competent court authority is punishable under IPC. Prevention of service of summon will also amount to offense.
आफ्टर दैट वारंट ऑफ अरेस्ट, वारंट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो नॉर्मली एक मैजिस्ट्रेट इशू करता है फॉर एप्रीहेंशन ऑफ अक्यूज्ड पर्सन इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू अपीयर एंड आंसर द चार्ज ब्रॉट अगेंस्ट हिम। कि जो भी अक्यूज्ड है उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करो एंड ही इज़ आंसरेबल टू द चार्ज, कि उसके अगेंस्ट जो भी कंप्लेन है, जो भी चार्ज फाइल हुआ है, ही इज़ मेड टू आंसर दोज चार्जेस। Such a order is issued under seal and signature of the court, directed to the police office authorizing him to arrest and brought before the court the person named therein. सील रहेगा ऑर्डर पे, सिग्नेचर रहेगा, वो जाएगा किसके पास? पुलिस ऑफिसर के पास, कि तुमको जाके सो एंड सो जो भी पर्सन है उसको तुमको जाके अरेस्ट करके कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है। अब वारंट कैसा होगा? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स? सेक्शन 70, it must be in writing, duplicate, signed by residing officer, it must be sealed, it must clearly identify the person to be arrested। मतलब जिसको अरेस्ट करना है उसका क्लियर आइडेंटिटी होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ नेम, एड्रेस। इट मस्ट स्पेसिफाई द ऑफेंस, कि जिस पर्सन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकला है उसका ऑफेंस क्या है वो उस वारंट पे रहेगा। इट मस्ट कंटेन नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर हु इज़ टू एग्जीक्यूट इट, जो पुलिस ऑफिसर को ये काम दिया है उसका भी नेम एंड डेजिग्नेशन उस वारंट पे मेंशन रहेगा। काइंड्स ऑफ वारंट, सर्च वारंट, किसी पर्सन को ढूंढ के कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना इज सर्च वारंट। डिस्ट्रेस वारंट, जहाँ किसी पर्सन ने डेट का पेमेंट नहीं किया है, अमाउंट वॉज ड्यू एंड इज़ नॉट पेड, तो इन दैट केस द वारंट सर्व्ड इज कॉल्ड डिस्ट्रेस वारंट। वारंट ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट करने के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट आता है पुलिस ऑफिसर के पास, दैट इज वारंट ऑफ अरेस्ट। अगेंस्ट वारंट एज बेलेबल एंड नॉन बेलेबल वारंट। ड्यूरेशन ऑफ वारंट, कब तक वारंट इन फोर्स रहेगा? जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता या तो कोर्ट उसको खुद से कैंसिल नहीं करता तब तक वारंट का ड्यूरेशन माना जाएगा, मतलब दैट वारंट विल बी इन फोर्स। मोड्स ऑफ सर्विस, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। सेक्शन 71, एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, जो भी कोर्ट एक वारंट इशू कर रहा है फॉर अरेस्ट ऑफ पर्सन, वो क्या बोलेगा कि उस पर्सन ने एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है फॉर सिक्योरिटी पर्पस फॉर इस अटेंडेंस बिफोर कोर्ट। कि जैसे कि हम देखते हैं बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस के केस में क्या होता है, तुम बेल पे छूट सकते हो बट एक बेल बॉन्ड बनता है। तो बेल बॉन्ड क्यों बनता है? कि जब भी तुमको कोर्ट बुलाएगा तो तुम कोर्ट के सामने प्रेजेंट रहोगे। ऐसे ही वारंट के केस में एक बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है। द एंडोर्समेंट ऑन वारंट शैल स्टेट, उसमें नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ मेंशन रहेगी, अमाउंट फॉर विच द पर्सन इज बाउंड, कि उसने कितना अमाउंट दिया है, द अमाउंट एट विच ही इज़ टू अटेंड बिफोर द टाइम एट विच ही इज़ टू अटेंड द कोर्ट, कि किस टाइम पे उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट रहना है। वारंट टू होम डायरेक्टेड, सेक्शन 72, a warrant of arrest is ordinarily directed to police officer, but if no police officer is available, normally warrant police officer को दिया जाता है from the magistrate to bring a person, but अगर कोई police officer नहीं है और immediate execution necessary है तो it may be directed to any other person, फिर किसी और person को भी बोला जा सकता है। Warrant may be directed to any other person, section number 73. Chief Judicial Magistrate या Judicial Magistrate of First Class क्या करेगा? किसी और पर्सन को वारंट इशू करेगा, डायरेक्ट करेगा वारंट। क्यों? क्योंकि जब पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं थे। किस चीज़ का अरेस्ट? अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कॉन्विक्ट, कि कोई कॉन्विक्ट को अरेस्ट किया था बट वो एस्केप कर गया, भाग गया। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस हु इज़ अवॉइडिंग अरेस्ट, या कोई ऐसा पर्सन जिसने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है जहाँ बेल नहीं मिल सकती एंड उस केस में वो अरेस्ट होने को अवॉइड कर रहा है, मतलब वो छुप रहा है। इन दैट केस कोई दूसरा पर्सन भी वारंट लेके जाके उसको पकड़ सकता है, अरेस्ट कर सकता है। वारंट डायरेक्टेड टू पब्लिक पुलिस ऑफिसर, सेक्शन 74, अ पुलिस ऑफिसर टू होम वारंट इज डायरेक्टेड मे ऑल्सो be executed by any other police officer whose name is endorsed on the warrant by officer to whom it is directed. Notification of substance of warrant, section 75. Substance of warrant क्या होता है? कि अरेस्ट करना है तुमको, तो that is to be notified the person to be arrested and opportunity shall be given to him by showing him the warrant so that he may read it.
उसके पास राइट है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम उसको पढ़ने दो कि उसने ऑफेंस क्या किया एंड किस चीज़ के अगेंस्ट उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट आया है, तो उसको वो पढ़ने का अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, सेक्शन 76। जो भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको विद इन 24 आवर्स कोर्ट के सामने लाया जाता है, एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। जर्नी का जो टाइम है वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करेंगे हम। वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, सेक्शन 77। वारंट कहीं भी एग्जीक्यूट हो सकता है एट एनी प्लेस इन इंडिया। Execution of warrant is not limited to local limits of jurisdiction of the magistrate issuing the warrant। कि वारंट इशू किया वहीं पे वो एग्जीक्यूट होगा ऐसा नहीं है, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। इसका एक केस लॉ है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस जुगल किशोर। डिसओबीडेंस ऑफ वारंट इज पनिशेबल, अगर किसी ने इसको डिसओबे किया तो इट इज पनिशेबल अंडर IPC। रेस्ट्रिक्शन टू अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट इज ऑल्सो पनिशेबल। Proclamation for absconding person. We have already covered this in module 2. Still I'll tell you, absconding person मतलब जो person भाग जाता है। So to avoid that, if it is believed that accused person has absconding or concealed himself, या तो वो भागने वाला है या तो छुपने वाला है, तो ये stop करने के लिए to avoid this, कोर्ट क्या करेगा, एक रिटर्न प्रोक्लेमेशन इशू करेगा, पब्लिश करेगा। ये प्रोक्लेमेशन बिना वारंटी के नहीं जाता। प्रोक्लेमेशन कैन नॉट बी इशूड विदाउट फर्स्ट इशूइंग वारंटी। प्रोक्लेमेशन किसको पब्लिश होगा, जहाँ पे वो पर्सन रहता है उस एरिया में ये जोर से पढ़ा जाएगा पब्लिकली, उसके घर के सामने कहीं तो वो लगाया जाएगा, फिर कोर्ट हाउस में लगाया जाएगा और फिर न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जाएगा। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 83। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अगर कभी भी कोर्ट को लग रहा है कि कोई पर्सन भागने वाला है जिसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी या अमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच करेगी। अगर वो पर्सन कोर्ट के सामने नहीं प्रेजेंट होता है तो प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है एंड इट वुड बी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट कोर्ट एंड कुड बी सोल्ड। तो फिर वो प्रॉपर्टी सोल्ड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है प्रॉपर्टी अटैच करने का, ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि मतलब तुमको वो बेचना है प्रॉपर्टी या उस ऑफेंडर को पनिश करना है। ऑब्जेक्ट ये है कि वो अटेंड रहे कोर्ट में। अगर वो अटेंड रहता है तो वो प्रॉपर्टी उसको वापस मिल जाएगी, अदरवाइज अगर वो अटेंड नहीं रहता है तो देन प्रॉपर्टी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द स्टेट कोर्ट। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट, सेक्शन 84। जब कोई भी प्रॉपर्टी अटैच होती है किसी एब्सकॉन्डेड पर्सन की, मतलब जो भाग गया, फिर अगर कोई क्लेम है या कोई ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग दैट अटैच्ड प्रॉपर्टी, किससे, बाय एनी पर्सन अदर देन एब्सकॉन्डिंग पर्सन। एब्सकॉन्डिंग पर्सन छोड़ के, जो भाग गया वो छोड़ के अगर किसी और ने क्लेम किया या कोई ऑब्जेक्शन उठाया, तो विद इन 6 मंथ्स, क्या टाइम लिमिट है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज़ इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी। किसका इंटरेस्ट है, थर्ड पार्टी का। देन क्लेम मेड विल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट एंड मे बी अलाउड और डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट। तो फिर अकॉर्डिंगली कोर्ट उसको कंसीडर करेगा, रिकंसीडर करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि वो प्रॉपर्टी को बेचना है या नहीं। वेयर इफ सच क्लेम इज डिसअलाउड, द अग्रीव्ड पार्टी कैन फाइल अ सिविल सूट विद इन 1 ईयर टू एस्टैब्लिश हिज राइट। अगर वो क्लेम डिसअलाउ किया गया, मतलब थर्ड पार्टी को उसके राइट्स नहीं मिल रहे, तो इन दैट केस द थर्ड पार्टी कैन फाइल अ सिविल सूट विद इन 1 ईयर टू एस्टैब्लिश हिज राइट। रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है जो जाने वाला था या कहीं छुप गया था, वो विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन प्रोक्लेमेशन अगर कोर्ट के सामने आ जाता है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी कोर्ट रिलीज कर देता है। इफ विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, अगर 2 साल तक proclaimed person is brought before the court and proves to the satisfaction of the court that he did not absconded but he had no notice of proclamation। मतलब proclaimed person अगर प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद 2 साल के अंदर आता है और वो कोर्ट को भरोसा दिलाता है कि वो भागना नहीं चाहता था बट उसको प्रोक्लेमेशन का नोटिस ही नहीं मिला इसलिए वो नहीं आया, नेट प्रोसीड्स ऑफ सेल आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस विल बी रिस्टोर्ड टू हिम। फिर क्या करेंगे हम, जो भी वो प्रॉपर्टी बेच दी थी जब वो नहीं आया था, तो उसके जो नेट प्रोसीड्स है वो उसको दे दो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस जो कोर्ट को उठाने पड़े।
एनी ऑर्डर ऑफ रिफ्यूज़ल और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ अपीलेबल। ये ऑर्डर अपीलेबल है, मतलब तुम हायर अथॉरिटी के पास जाके अपील कर सकते हो। एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, इशू ऑफ वारंट इन एडिशन टू समन। समन इशू करने के बाद भी अगर कोर्ट को लगता है इफ़ देयर इज़ अ रीज़न टू बिलीव कि पर्सन भाग जाएगा या समन ओबे नहीं करेगा, खुद से कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं रहेगा, तब कोर्ट वारंट इशू करता है। इफ़ सच पर्सन फील्स टू अपीयर विदाउट एनी रीजनेबल कॉज इवन आफ्टर समन इज सर्व्ड ऑन हिम, अगर समन सर्व करने के बाद भी अगर पर्सन विदाउट एनी रीजनेबल कॉज कोर्ट के सामने नहीं आ रहा है तो वारंट इशू होता है। ओनर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, जिसका अपीयरेंस है बाय समन और बाय वारंट, तो फिर वहाँ पे कोर्ट क्या बोलता है उस पर्सन को कि तुमको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा विथ और विदाउट श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस। अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड, सेक्शन 89, अगर कोई पर्सन ने बॉन्ड एग्जीक्यूट किया अंडर दिस सेक्शन, अंडर सेक्शन 87 or 88 or any other section and it does not appear in the court, a warrant of arrest of such person can be issued. अब ये हो गया था पर्सन को लेके, अपीयरेंस को लेके। अब चीज़ों को लेके अगर चाहिए कि कोर्ट चाहता है कि कोई चीज़ एज एविडेंस रहेगी एंड कोर्ट वांट दैट थिंग, तो चैप्टर 7 टॉक्स अबाउट प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। सेक्शन 91, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग। अगर कोर्ट को या किसी ऑफिसर को या किसी मैजिस्ट्रेट को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल लगता है कि कोई थिंग या कोई ऑब्जेक्ट ज़रूरी है एज अ एविडेंस, तो कोर्ट एक समन इशू करता है। उस समन में वो ऑफिसर को रिटन ऑर्डर देता है कि उस पर्सन से जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्ट है, उससे लेके आओ, उसको बोलो कि वो कोर्ट में प्रेजेंट रहेगा विद दैट प्रॉपर्टी, आस्क हिम टू प्रोड्यूस इट एट सो एंड सो टाइम एंड प्लेस। अगर वो पर्सन कोर्ट में नहीं आ रहा है बट उसने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिया, तो भी कोर्ट मान लेगा कि वो पर्सन आया था। सच डॉक्यूमेंट और थिंग्स टू बी प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग पर्सनली टू प्रोड्यूस द सेम, तो कोर्ट मान लेगा कि वो पर्सन भी आया था इवन इफ यू मेयरली प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना इम्पॉर्टेंट था या वो थिंग प्रोड्यूस करना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि दैट वॉज एक्टिंग एज एन एविडेंस। वो पर्सन का आना नहीं आना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो वो चल जाएगा। सेक्शन 92, प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स। अब यहाँ क्या बोला है, पोस्टल या टेलीग्राम अथॉरिटी के पास कोई डॉक्यूमेंट है, पार्सल या चीज़ है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल, तो वो क्या करेंगे, उस टेलीग्राफ अथॉरिटी को बोलेंगे कि वो डॉक्यूमेंट, पार्सल या थिंग को तुम हमारे पास डायरेक्टली डिलीवर कर दो। अगर कोई डॉक्यूमेंट है, पार्सल है, थिंग है जो मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल कमिश्नर को लगता है कि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, और वो डॉक्यूमेंट पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के थ्रू किसी पर्सन तक पहुंचा है, तो वो उनको बोलेंगे कि तुम ढूंढो कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ गया, किसके पास गया, वो पार्सल कहाँ अटका हुआ है या तुमने कहाँ डिलीवर किया, एंड अकॉर्डिंगली उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेक्शन 93, व्हेन सर्च वारंट्स में बी इशूड। जब कोर्ट को लगता है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया अंडर सेक्शन 91 और वहाँ पे वो पर्सन ने डॉक्यूमेंट्स इशू नहीं किए, या तो 92(1) में रिक्वेस्ट की थी टेलीग्राफ अथॉरिटी को बट उन्होंने भी नहीं किए, तो इन दैट केस कोर्ट क्या करेगा, इट में इशू अ सर्च वारंट। दूसरा केस क्या है, When such document or thing is not known to the court to be in the possession of any person, जब कोर्ट को पता ही नहीं कि वो किसके पोजेशन में है, या तो कोर्ट को लगता है कि the purpose of any inquiry, trial or other proceeding under this code will be served by a general search or inspection, तो कोर्ट क्या करेगा, एक सर्च वारंट इशू करेगा और जिसके भी पास, जिस भी पर्सन को वो वारंट जाता है इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स दैट पर्सन, वो पर्सन वो प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली काम करेगा। The court may, if it thinks fit, specify in the warrant that particular place or part thereof to which only the search or inspection shall extend, and the person charged with the execution of such warrant shall then search or inspect only the place or part so specified, कि जो place या जो part important है बस उतना ही present करना है and that will only be inspected. It will search or inspect only the place or part so specified by the court. Nothing contained in this section shall authorize any magistrate other than a district magistrate or a CGM or to grant a warrant to search for a document, parcel or other thing in the custody of the postal or telegraph authority. 94.
सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट। अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को लगता है, कोई रीज़न है कि कोई चीज़ चोरी की गई है या कहीं वो चीज़ को रखा गया है या जो ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है उसको जानबूझ के छुपाया गया है, तो वो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देगा। ही विल वारंट पुलिस ऑफिसर कि जाके उस प्लेस में एंटर करो, वो चीज़ को ढूंढो, उसका पोजीशन लो, कन्वे करो कि ये वही चीज़ें जो हमको चाहिए, एंड देन उसको अपनी कस्टडी में लेके मेरे सामने रखो। मेरे सामने मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने। अब ये ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल जो बोला है वो क्या है? इट कुड बी काउंटरफिट कॉइन, या तो कोई ऐसा पीस ऑफ मेटल जो कॉन्ट्रावीन किया गया है अंडर मेटल टोकन एक्ट 1889, या फिर कोई एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करके, कस्टम्स एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करके इंडिया में लाया गया है। काउंटरफिट करेंसी नोट, काउंटरफिट स्टैम्प्स, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स सील्स, फोर्ज्ड मतलब गलत डॉक्यूमेंट्स, ऑब्सेंस ऑब्जेक्ट्स रेफर्ड टू इन सेक्शन 292 ऑफ IPC, इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनी मटेरियल और आर्टिकल मेंशन्ड इन क्लॉज A to F, या जो ये A to F बोला है उसमें वो बनाने के लिए कोई मटेरियल है तो वो, दीज आर ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स। सेक्शन 95, पावर टू डिक्लेयर सर्टन पब्लिकेशन फोरफिटेड एंड टू इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर, बुक या कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया था इन वायोलेशन विथ या इस पनिशेबल अंडर IPC, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, सर्च वारंट देगा कि जहाँ भी ऐसा कोई कॉपी मिलती है, डॉक्यूमेंट मिलती है, तो पुलिस ऑफिसर उसको सीज करके लाए एंड मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रेजेंट करे। इट विल वारंट सच पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर to enter upon and search for the same in premises where any copy of such issue or any such book or other document may be or may reasonably suspected to be, कि जहाँ भी तुमको लगता है वो डॉक्यूमेंट या जो वो न्यूज़ बुक जो भी है वो उसको वहाँ से लेके आओ। No order passed or action taken under this section shall be called in question in any court otherwise than in accordance with provision of section 96. Section 96, application to High Court to set aside declaration of forfeiture। जहाँ किसी पर्सन का इंटरेस्ट है किसी न्यूज़पेपर में, बुक में या डॉक्यूमेंट में, जहाँ कोई डिक्लेरेशन आया है बट दैट इज़ अ फोरफीचर अंडर सेक्शन 95, तो 2 महीने के अंदर जिस दिन वो पब्लिकेशन हुआ था ऑफिशियल गैजेट में हाई कोर्ट एक डिक्लेरेशन देगा कि जिसको भी वो डॉक्यूमेंट मिल रहा है, वो न्यूज़पेपर मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको प्रेजेंट करेगा। सेट असाइड such declaration that the issue of newspaper, book or document in respect of which declaration of made did not contain any matter as referred to in subsection 1 of section 95। ऐसा जो भी एप्लीकेशन हाईकोर्ट बनाता है तो वहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा जजेस रहेंगे, एक स्पेशल बेंच फॉर्म होगा जहाँ पे ये मैटर देखा जाएगा, डील किया जाएगा। फिर ये मैटर को, ये एप्लीकेशन को रेफ़र करके सुन के कि कहाँ पे हुआ था, ये किस न्यूज़पेपर में हुआ था, कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर will be given as a evidence as a proof of the nature or tendency of word, sign or visible representation contained in such newspaper in respect of which declaration of forfeiture was made। अगर हाई कोर्ट satisfied नहीं है with the issue of that newspaper, book or document in respect of which the application has been made, तो वो क्या करेगा, उस डिक्लेरेशन को साइड में रख देगा, जो फोरफीचर का डिक्लेरेशन है उसको साइड में रख देगा कि 95 सेक्शन में जो फोर्जरी बोली थी ऐसा कुछ नहीं है वो डॉक्यूमेंट में, तो अभी हम डिक्लेरेशन को साइड में रखते हैं। जहाँ जजेस के बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है तो डिसीजन शैल बी टेकन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ दोज जजेस, तो जो मेजॉरिटी है उसके बेसिस पे वो डिसीजन लिया जाएगा। इन केस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन मतलब कुछ जजेस कुछ और बोल रहे, कुछ जजेस कुछ और बोल रहे, तो मेजॉरिटी के बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। सेक्शन 97, सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या SDM को या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को लगता है दे हैव रीज़न टू बिलीव कि कोई भी पर्सन जिसके ऊपर वारंट जाना चाहिए, जिसने कोई ऑफेंस किया है, तो वो उस केस में उसके ऊपर सर्च वारंट इशू कर देंगे और पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे कि उस पर्सन को इमीडिएटली हमारे सामने लेके आओ। पावर टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल्स। Abduction of an unlawful detention of women
या फिर फीमेल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स फॉर एन अनलॉफुल पर्पस, जैसे कि वो होता है न्यूज़ में जहाँ फीमेल को या गर्ल चाइल्ड को बेचा जाता है, तो ऐसे कोई अनलॉफुल पर्पस के लिए उनको डिटेन किया गया है, कहीं रखा गया है अलग से, तो वहाँ पे मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑर्डर करेगा कि इमीडिएटली वो वुमेंस को छोड़ो टू हर लिबर्टी, मतलब उनके जो राइट्स हैं, और जो भी फीमेल चाइल्ड है उनको उनके पेरेंट्स, हस्बैंड या गार्डियन के पास पहुंचाओ, हैविंग द लॉफुल चार्ज ऑफ सच चाइल्ड, मतलब जो भी उनके गार्डियन है या पेरेंट्स है जिनके पास उसका चार्ज है वहाँ पहुंचाओ, एंड मे कंपेल कंप्लायंस विद सच ऑर्डर यूजिंग सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी। सो दिस वॉज अबाउट दिस मॉड्यूल। एक बार सिनॉप्सिस देखते हैं फिर से, काफ़ी बड़ा था ये। इसमें सबसे पहले हमने प्रोसीजर देखे रिगार्डिंग प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, कि अगर पर्सन को सामने प्रोड्यूस करना है, बुलवाना है, तो कोर्ट क्या करेगा, पहले तो समन इशू करेगा, फिर अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट फॉर एब्सकॉन्डिंग पर्सन, या जो छुप रहा है, सामने नहीं आ रहा है, और अदर रूट्स रिगार्डिंग द प्रोसेस। फिर हमने देखा कि अब यहाँ इंसान नहीं, कोई चीज़ को एज अ एविडेंस कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना है, तो कोर्ट समन इशू करेगा या तो सर्च वारंट। फिर कुछ जनरल प्रोविजंस देखे रिगार्डिंग सर्च एंड सीजर, एंड देन मिसलेनियस प्रोविजन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।